हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने मेरे चैनल में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कहा था कि इंटरनेशनल लॉ के ऊपर हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे, लेक्चर सीरीज़। और पिछले इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर के ऊपर मैंने आपसे बात कही थी कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनेशनल लॉ के बेसिस के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, किस बेस पे इंटरनेशनल लॉ हमारा डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो इंटरनेशनल लॉ के बेसिस के बारे में हम बात करते हैं तो दो थ्योरीज बहुत मेन है। फर्स्ट थ्योरी हमारी बात करती है थ्योरी ऑफ नेचुरलिस्टिक एंड सेकेंड थ्योरी बात करती है थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। अब नेचुरलिस्टिक थ्योरी क्या होती है? तो गाइज जैसा मैं समझता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक थ्योरी है जिसमें नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को इवेल्युएट करा गया है। मतलब ये कहा गया है कि लॉ हमारा जो रहता है वो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। एंड हाउ इट इज़ बेस्ड, काफ़ी सारे हमारे ज्यूरिस्ट हैं, ग्रोटियस है, वेट्टेल है, जिन्होंने ये एक्सप्लेन करा है कि लॉ हमारा कैसा होना चाहिए। एक्चुअल में ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा लॉ को बताता है कि लॉ हमारा कैसा होना चाहिए, वो लॉ का एक साइंस है। और जैसा कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ का बेस क्या है, तो उस बेस में जो पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरलिस्टिक। तो ये जो थ्योरी कहती है ये थ्योरी को हम पिछले ज्यूरिस्प्रूडेंस की थ्योरी से रिलेट करेंगे नेचुरल थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जिसमें हमारा कहा गया है कि लॉ हमारा कैसा होना चाहिए। जैसा नेचुरलिस्टिक थ्योरी में कहा गया था कि लॉ हमारा जस्ट, फेयर एंड रिजोनेबल होना चाहिए। सिमिलरली वैसे ही थ्योरी ऑफ नेचुरलिस्टिक में जो इंटरनेशनल लॉ का एक बेस है उसमें हमारे जो ग्रोटियस हैं, ग्रोटियस जो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट रह चुके हैं और बहुत बड़े थ्योरिस्ट रह चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ का बेस हमारा क्या है? एक नेचुरल थ्योरी है, नेचुरल प्रिंसिपल है, या नेचुरल लॉ के नेचुरल प्रिंसिपल के ऊपर या फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरनेशनल लॉ हमारा बेस्ड करता है। और ग्रोटियस इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में ग्रोटियस को इंटरनेशनल लॉ का फादर कंसिडर किया गया है। और नेचुरल लॉ के ऊपर या नेचुरलिस्टिक थ्योरी पे बेस्ड होने के कारण जो इंटरनेशनल लॉ का बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी नेचर है वो वहाँ से क्रिएट होता है। वहाँ से यानी नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड होने के कारण इंटरनेशनल लॉ हमारा पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, ऐसा ग्रोटियस ने कहा था। वेटेल एक और हमारे थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने भी हमारी यही बात करी है कि इंटरनेशनल लॉ का हमारा बेस क्या है? इंटरनेशनल लॉ का बेस हमारा नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं या नेचुरल रूल्स हैं या नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा इंटरनेशनल लॉ बेस्ड है। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की कि क्या वाकई नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स पे हमारा इंटरनेशनल लॉ बेस्ड है और क्या वाकई इस कारण इंटरनेशनल लॉ का बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी नेचर क्रिएट होता है। तो इसके क्रिटिसिज्म में काफ़ी सारे बातें आती हैं। पहले हम बात करेंगे कि क्या इंटरनेशनल लॉ का बाइंडिंग नेचर नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब जैसा कि नेचुरल लॉ के अलग अलग ज्यूरिस्ट है, ग्रोटियस है, वेटेल हैं, तो इन सभी के अलग अलग मत रहे हैं या इन सभी के अलग अलग अपने डिसीजंस रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं या कुछ थ्योरिस्ट का ऐसा ओपिनियन है कि इंटरनेशनल लॉ एक जस्टिफिएबल लॉ है। कुछ ज्यूरिस्ट या थ्योरिस्ट ने ऐसा कहा कि इंटरनेशनल लॉ हमारे रीज़न पे बेस्ड है, जो कि एक एलिमेंट है नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल का। कुछ ज्यूरिस्ट का ऐसा मानना है कि ये फेयर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, दैट मीन्स जस्ट, फेयर एंड रिजोनेबल है। कुछ ज्यूरिस्ट या थ्योरिस्ट का ऐसा मानना है कि हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं क्योंकि एक कॉमन कंसेंट बनी हुई है स्टेट्स के बीच में। तो काफ़ी सारे हमारे ज्यूरिस्ट और किसी भी ज्यूरिस्ट का एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सभी के डिसीजंस या सभी के कंसिडरेशंस के लें या सभी के जो डिसीजंस हैं या सभी के जो उन्होंने जो रिज़ल्ट ऑब्टेन करे हैं उस नेचर से या उस थ्योरी से, तो सभी के रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट है। कोई उनके बीच में हमारा यूनिनिमस व्यू नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा क्रिटिसिज्म हम बात करेंगे कि जैसा कि हम बात करते हैं नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल के बारे में। अब इस स्कूल का मेन डिफेक्ट जो था वो ये डिफेक्ट ये था कि ये जो स्कूल है थ्योरी ऑफ नेचुरलिस्टिक स्कूल जो था, या जो हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ नेचुरलिस्टिक जिसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ हमारा बेस्ड करता है, इसका दूसरा हमारा क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो थ्योरी है ये स्टेट्स के रियल बिहेवियर को क्लेरिफाई नहीं करती है या ये स्टेट्स के रियल बिहेवियर को डिटरमाइन करने में अनकेपेबल है।
थर्ड क्रिटिसाइज की हम बात करें, थर्ड क्रिटिसिज्म, तो थर्ड क्रिटिसिज्म में ये बताया गया है कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरलिस्टिक, ये मोर एकिनेट टू मोरलिटी की तरफ। अब गाइज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक लॉ है, वो एक मोरलिटी नहीं है, क्योंकि अगर यदि वो मोरलिटी हुई तो वो हमारा लॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोरलिटी हमारे कॉन्शियंस से कनेक्टेड रहती है। मोरलिटी में हमारे कोई सेंक्शंस नहीं होते हैं। बट गाइज हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि इंटरनेशनल लॉ में हमारे सेंक्शंस भी होते हैं। दैट मीन्स इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ए मियर मोरलिटी, इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ, भले ही वो वीक लॉ हो बट इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। और चूंकि ये थ्योरी जो है मोर रिलेट करती है मोरलिटी की तरफ, और इंटरनेशनल लॉ हमारा मोरलिटी पे बेस्ड नहीं करता है, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ हमारा लॉ है। तो ये थ्योरी का क्रिटिसाइज था 3 पॉइंट्स में। सेकेंड थ्योरी की हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। अब ये थ्योरी हमारी क्या कहती है, तो ये थ्योरी जो है मोस्टली डिपेंड करती है स्टेट्स के रियल बिहेवियर के ऊपर, स्टेट्स के रियल कैरेक्टर के ऊपर। तो अब हम लोग बात करें स्टेट्स के रियल बिहेवियर के ऊपर, दैट मीन्स विश ऑफ द स्टेट्स या विल ऑफ द स्टेट्स। तो ये थ्योरी हमारी ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ का बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी नेचर स्टेट्स की विल पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स स्टेट की विश पे डिपेंड करता है। इसमें जो है हमारे फेमस थ्योरिस्ट हुए हैं जिनका नाम है बिनकर शोएक, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने यही हमारा एक्सप्लेन करा है कि जो इंटरनेशनल लॉ का जो बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी नेचर है वो स्टेट की विल और विश पे डिपेंड करता है। सेकंड हमारे ज्यूरिस्ट हुए जर्मन ज्यूरिस्ट जिनका नाम है हीगल, और हीगल ने हमारी ये बात करी है कि स्टेट्स क्यों ऑब्लिगेटरी होती है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए, बिकॉज हर एक स्टेट की अपनी एक सोवरेन पावर होती है, क्योंकि हर एक स्टेट्स हमारा सोवरेन स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट्स की अपनी पावर्स रहती हैं। तो उन पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करके, यानी उन पावर्स को ऑटो लिमिट करके इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, इसी वजह से इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेटरी होता है स्टेट्स के ऊपर, ऐसा जर्मन ज्यूरिस्ट हीगल ने कहा था। अब हम बात करेंगे, हर थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म होता है, इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म होगा। तो इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म की बात करें तो जैसा कि कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेटरी और बाइंडिंग नेचर जो है वो विल ऑफ द स्टेट से ऑब्टेन होता है। पर क्या वाकई विल ऑफ द स्टेट से ऑब्टेन होता है इसका ऑब्लिगेशन और बाइंडिंग नेचर? अब हम लोग बात करते हैं स्टेट की विल। तो एज वी ऑल नो, स्टेट की विल किस पे डिपेंड करती है? स्टेट की विल स्टेट में जो इंडिविजुअल रिसाइड कर रहे हैं उन्हीं की विल होगी। क्या स्टेट, सभी स्टेट एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ स्टेट डेमोक्रेटिक होंगे जैसे आज हम लोगों के स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट हो सकता है जैसे पुराने हमारे रशिया थे जो कि हमारे एक डिक्टेटर के अंडर में थे, तो कुछ स्टेट हमारे किंग और क्वीन के अंडर में रूल्ड हो सकते हैं। तो क्या सभी स्टेट में पीपल की विल होगी? आई डोंट थिंक सो। तो इसी वजह से स्टेट की विल हर जगह एक जैसी नहीं रहेगी, इसी वजह से ये कहना कि स्टेट की विल के ऊपर इसका बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी नेचर है, ये कहना भी गलत होगा। सेकेंड क्रिटिसिज्म हम बात कर रहे हैं कि स्टेट की कंसेंट के कारण, ये थ्योरी हमारी ये भी कहती है, जर्मन ज्यूरिस्ट जो हीगल थे उन्होंने कहा था कि स्टेट की कंसेंट रहती है, इसी वजह से इंटरनेशनल लॉ का बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी नेचर रहता है। तो स्टेट की कंसेंट रहती है, ओके। अब हम लोग ये कंसिडर कर लेते थोड़ी देर के लिए कि स्टेट की कंसेंट रहती है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट कि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं और उस स्टेट में, सोवरेन स्टेट में से नए कुछ जो स्टेट्स हैं जो आज भी हमारे अंडर द रूल ऑफ एनी अदर स्टेट्स हैं, और वो अगर यदि स्टेट फ्री होते हैं तो इन फ्यूचर वो भी एक सोवरेन स्टेट बनेंगे, वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एंटर होना चाहेंगे। अब ऑलरेडी जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे इन्फोर्स में हैं वो उन पर भी एप्लीकेबल होंगे, और उन पर एप्लीकेबिलिटी के लिए उनकी कंसेंट होना या ना होना उस पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए अगर यदि वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं और ऑलरेडी जो इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं उन पर भी एप्लीकेबल होंगे, तो क्या वो प्रीवियसली इंटरनेशनल रूल्स जो जिसकी एप्लीकेबिलिटी उन पे है, तो क्या इन फ्यूचर उनकी कंसेंट जरूरी है और इंटरनेशनल रूल के लिए? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको तो फॉलो करना ही पड़ेंगे, वो बाइंडिंग नेचर हो जाएगा। अगर यदि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में एंटर होना चाहता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, तो एक कंसेंट भी एक हमारा मेन डिस्कशन पॉइंट था जो क्रिटिसाइज है इस थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म का भी। तो गाइस हम लोगों ने आज ये बेसिस देख लिए। अब ये तो थे हमारे मेन बेसिस जो दो थ्योरी पे बेस्ड थे, थ्योरी ऑफ नेचुरलिस्टिक एंड सेकंड थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। अब हम लोग बात करेंगे अदर बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अदर बेसिस भी हमारे होते हैं, जैसे हमारे थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स,
तो ब्रायरली जो हमारे थ्योरिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि जब हमारे स्टेट्स नहीं थे, जब हमारे सोवरेन स्टेट्स नहीं थे, जब हमारे लॉज भी नहीं थे, तब भी ह्यूमन की प्रेजेंस थी इस लैंड के ऊपर, तब भी ह्यूमन को राइट ऑब्टेंड थे, राइट बाय बर्थ था, कुछ फंडामेंटल राइट्स उसको ऑब्टेंड थे, राइट टू सिक्योरिटी था, राइट टू सेल्फ डिफेंस था। तो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो उसके पास ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थे जब स्टेट का एग्जिस्टेंस भी नहीं था तब। तो ये एक हमारा बेस हो सकता है इंटरनेशनल लॉ का। सेकेंड थिंग, हम लोग बात कर रहे हैं कंसेंट की, कि कंसेंट भी हमारा एक अनादर बेसिस हो सकता है इंटरनेशनल लॉ का। अब कंसेंट थ्योरी जैसे हम बात करते हैं कि कंसेंट थ्योरी हमारे फेमस थ्योरिस्ट वेक्टेल ने एक्सप्लेन करी थी कि स्टेट की कंसेंट रहती है, जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ रहती हैं, कन्वेंशंस रहते हैं, जिसमें ट्रीटीज़ में जो भी अलग अलग स्टेट्स एंटर होती हैं तो उनके आपस में क्या रहती है, कंसेंट रहती है, तभी तो वो ट्रीटी हमारी बाइंडिंग होती है उन स्टेट्स के ऊपर। तो कंसेंट भी हमारी क्या हो सकती है, एक बेसिस हो सकता है इंटरनेशनल लॉ का। अलग अलग स्टेट अपनी कंसेंट देंगे कि हाँ हम लोग इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तभी इंटरनेशनल लॉ उनके ऊपर बाइंडिंग होगा और ऑब्लिगेटरी होगा। तो फर्स्ट जैसे हम लोगों ने अदर सोर्सेज में बात करी थी, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट। सेकंड कंसेंट थ्योरी। थर्ड हम बात कर रहे हैं ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, कि हर एक सोवरेन स्टेट अपनी पावर को लिमिट करता है ताकि वो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन कर सके और उसको रेगुलेट कर सके। तो ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, जिसमें फेमस थ्योरिस्ट जो जेनिंग है उन्होंने ये बात हमारी कही थी। फिर उसके बाद आता है लास्ट हमारा अनादर सोर्स जिसको हम कहते हैं पेक्टा सेंट सर्वांडा। अब पेक्टा सेंट सर्वांडा हमारा क्या कहता है, इस प्रिंसिपल को हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था इटालियन ज्यूरिस्ट एंजिलोटी ने। अब उन्होंने ये क्या कहा था कि पेक्टा सेंट सर्वांडा का मतलब होता है कि एवरी स्टेट विल ऑनर द कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी, कि जो स्टेट्स रहेंगी वो ट्रीटी की कंडीशंस को ऑनर करेंगी, और इसी के कारण इंटरनेशनल लॉ का बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी नेचर क्रिएट होता है पेक्टा सेंट सर्वांडा से। ऐसा एंजिलोटी वेक्टेल का मानना था, जो इटालियन ज्यूरिस्ट थे एंजिलोटी, ऐसा उनका मानना था। अब जो हमने अदर सोर्सेस सॉरी पहले हम लोगों ने बात करी कि जो दो थ्योरीज थी जिनके ऊपर हमारा बेसिस था इंटरनेशनल लॉ का, और जो अदर सोर्सेज हमने बात करी जिस पे हमारा बेसिस होता है इंटरनेशनल लॉ का, तो क्या वाकई हम लोग इससे कह सकते हैं कि ये बेस है इंटरनेशनल लॉ का? क्या रियल बेस होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ, क्यों हमारा बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी होता है? तो काफ़ी सारे ज्यूरिस्ट ने इसके ऊपर सर्च किया और आखिरी में कंक्लूजन ये निकला कि जब भी हमारा स्टेट्स, जो आज हमारा अंडर दी कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट है, वो बाद में हमारा फ्री होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एज ए मेंबर की तरह एंटर करेगा, तो हर एक स्टेट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आज हम लोग क्या चाहते हैं, आज हम लोग जैसे किसी स्टेट में हैं, आज हम लोग इंडिया में रिसाइड करते हैं, कोई फॉरेनर किसी और फॉरेन कंट्री में रिसाइड करता है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन, हमारी लाइफ का प्रोटेक्शन, हमारी लिबर्टी का प्रोटेक्शन, काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस हम लोग चाहते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। तो आज हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं। ऐसी अलग अलग स्टेट्स वो क्या चाहेंगी, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रोटेक्शन चाहेंगी, ताकि बिगर स्टेट उन स्टेट्स के ऊपर हमला करके उन स्टेट्स पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश ना कर ले, उसके राइट्स को डिमोलिश ना कर दे, उसके राइट्स को दबा ना दे, उसके राइट को रिड्यूस ना करे। इसलिए हर एक स्टेट अपनी राइट को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है। इसी वजह से इंटरनेशनल लॉ का ऑब्लिगेटरी और बाइंडिंग नेचर क्रिएट होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज का हमारा लेक्चर बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। सो थैंक यू टिल नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।